हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ दिनों में जो कॉलिंग वाली सिस्टम है, उसको शाम की तरफ ही शिफ्ट किया है, ठीक है? अभी कुछ समय तक ऐसा ही मेंटेन रहेगा, क्योंकि दिन में आप लोग कॉल करते हैं तो अवेलेबल नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ कि एक प्रश्न उठा, जिसमें ये कहा गया कि पितृदोष है, तो पितृदोष होने की वजह से व्यक्ति जो है ज़्यादा राइज़ नहीं कर पाएँगे और कई सारी चीज़ों को लेकर वो परेशान हुए, दुखी हो गए। देखिए, पितृदोष है तो इसकी वजह से व्यक्ति राइज़ नहीं कर पाएगा, ऐसा कहना थोड़ा-सा या तो जल्दबाज़ी होगी या तो गलती भी हो सकती है। ठीक है? मैंने इसीलिए कहा था कि चीज़ों को अनुभव में आने के बाद ही ये बातें होंगी कि क्या वो चीज़ सिर्फ़ नेगेटिव ही काम करेगी या हो सकता है वो किसी रूप में पॉज़िटिव भी काम कर जाए। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि राहु यदि नवम भाव में बैठा हो, तो उसे बहुत सारे लोग पितृदोष के साथ जोड़ के देख लेते हैं। या फिर सूर्य का संबंध राहु से बन रहा हो, राहु केतु से बन रहा हो, तो भी उसको पितृदोष है, फिर व्यक्ति क्या राइज़ करेगा, ये वो पता नहीं, हज़ार बातें कह दी जाती हैं। आपके सामने एक कुंडली है इस समय, ठीक है? व्यक्ति ने अपने जीवन में मुझे नहीं लगता कि किसी पद को पाने की कुछ ख्वाहिश रखी होगी, लेकिन कुंडली में राहु नवम भाव में है, सूर्य राहु केतु एक्सिस से पीड़ित है, ठीक है? उसके बावजूद व्यक्ति ने अपने दम पर भारत में राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया, ठीक है? तो इस बात को समझिए कि कोई ग्रह कहीं एक जगह बैठ गया है, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा और आपको हज़ार पूजा करानी है, इनसे ये करा लूँ, उनसे वो करा लूँ, इनसे कोई ज़्यादा वो नहीं है। पूजा पाठ को लेकर आपकी अपनी श्रद्धाएँ हैं। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, बहुत सारे लोगों ने कहीं-कहीं पे पूजा पाठ कराई हैं। कुछ-कुछ ने फ़ायदे भी बताए हैं, कुछ को नुकसान भी दिखे हैं, क्योंकि कुछ काम बनता हुआ नज़र नहीं आया, तो आर्थिक नुकसान ही कहेंगे। तो ऐसी स्थितियों में वो चीज़ वही है कि एक होती है आपकी आस्था और दूसरा होता है आपका कर्म, और आस्था के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कर्म। अगर कुंडली के अंदर डेडिकेशन है किसी कार्य को करने का, तो व्यक्ति सफल ज़रूर हुआ है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं, इस ग्रह गोचर वाले व्यक्ति को सफलता ना मिली। हाँ, ये हो सकता है, संघर्ष ज़रूर बढ़े हुए होंगे, उनसे इनकार नहीं कर सकते। तो अब इस चार्ट को देख लेते हैं। इस कुंडली के अंदर इवन दो कि राहु जो हैं, वो भाग्य भाव में बैठे हैं, ठीक है? वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? गुरु की राशि में बैठने के कारण गुरु की तरह बिहेव करेंगे। राहु का भाग्य भाव में बैठना अच्छा नहीं मानते। किस कॉन्टेक्स्ट में? इस कॉन्टेक्स्ट में कि गुरु के जो तत्व हैं रिगार्डिंग 9th हाउस, उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है? मान लिया 9th हाउस के लिए। इसका मतलब क्या होता है? गुरु का 9th हाउस को लेकर कौन-सा तत्व है? भाग्य है या फिर पूजा-पाठ है। तो राहु जो है, वो पूजा-पाठ वाले फैक्टर को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी राहु जैसा ग्रह 9वें भाव में बैठे, तो 9वाँ भाव धर्म का है और गुरु का काम है प्रचार-प्रसार करना। लेकिन राहु इस वाली चीज़ को मायाजाल में फँसाता है और आगे बढ़ाने से रोकता है। बस वही एक पॉइंट है जहाँ पे राहु और गुरु के बीच में थोड़ी-सी अनबन सी मानी जाती है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि भाग्य में राहु बैठ गया है तो बिल्कुल हर बार नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। जब कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो इसको चेक करिए कि 9th हाउस लॉर्ड या राहु जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठा है, ठीक है? उसका स्वामी कहाँ जाके बैठा है, वो क्या करना चाहता है, पहली चीज़। और दूसरा, राहु जो भी नक्षत्र पकड़ के बैठेगा, उस नक्षत्र के स्वामी के आधार पे कार्य करेगा। इस कुंडली में देखेंगे तो राहु जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है। नक्षत्र किसका है? शनि का। शनि कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में, सर्विस के भाव में, ठीक है? तो व्यक्ति सर्विस भी करते रहे और वक़्त आने पर अचानक से उन्हें कहीं न कहीं एक उच्च पद की प्राप्ति भी हुई। तो इस बात के साथ-साथ इसको भी देख लीजिए कि सूर्य जो है वो राहु केतु एक्सिस में है, ठीक है? उसके बावजूद भी सफलता हासिल हुई। सूर्य को रीड करना है तो उसको भी एक बार रीड कर लीजिए। सूर्य जो बैठे हुए हैं वो कुंडली में चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। इस वजह से सूर्य का एक संबंध कहीं न कहीं दसम भाव से है, सूर्य का एक संबंध पंचम भाव से है। सूर्य सरकार का कारक है, पंचम और दसम पद प्राप्ति है, तो सरकार में पद प्राप्ति का एक कॉम्बिनेशन सूर्य अपने साथ लेकर चल रहे थे।
इसलिए जब कभी भी इस तरीके की चीज़ों को रीड करें, तो एकदम से बातों में नहीं जाना है। कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जहाँ पे कि वो ग्रह वहाँ बैठ के भी अच्छे फल देते हुए दिखाई दिए हैं। जहाँ तक मुझे याद आता है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी राहु ऐसा किसी कॉम्बिनेशन को बनाता है। लेकिन वही चीज़ है, सिर्फ एक ग्रह एक जगह बैठ गया है तो उसे बदनाम कर देना अच्छी बात नहीं। उसके राशि स्वामी को और साथ-साथ नक्षत्र स्वामी को भी देखिए। कोशिश ये करिए कि नवांश में भी देखें कि वो क्या अच्छी स्थितियों को बना पा रहा है क्या? अगर हाँ, तो वो फिर चीज़ें आपको करके दे देगा। सिर्फ़ इस तरीके से कि नहीं, ये यहाँ बैठ गया, अब तो पितृदोष है, अब तो मैं ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी चीज़ों को अपने अंदर हीन भावनाओं को पैदा होने से रोकिए, ठीक है? कुंडलियाँ वही रहती हैं, बस कुछ व्यक्ति जब सक्सेस हासिल कर लेते हैं, तब हम सभी लोग उनके पीछे भागते हैं, उनकी कुंडलियाँ खोजते हैं। और अगर व्यक्ति सक्सेस नहीं हासिल कर पाता है, तो फिर अच्छे से अच्छी कुंडलियाँ भी होंगी। लेकिन अगर प्रॉपर वे में 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्रह एक भाव को, एक राशि को, एक नक्षत्र को पकड़ के बैठता है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दशा। कुंडली में सारे योग अच्छे-अच्छे बने हों, लेकिन दशा जितने लंबे समय तक की होगी, भोग उतना ही बड़ा मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि सिर्फ़ ये देखना कि एक चीज़ जो है वही कमी है, ऐसा कभी ना करिएगा। जैसे कि इस कुंडली के अंदर आप देख सकते हो, इस कुंडली में राहु इसलिए भी अच्छे फल करने को बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वो गुरु की राशि में भी हैं, जिसका डिस्पोज़िटर गुरु उच्च भी है। दूसरी बात, गुरु की शुभ दृष्टि राहु के ऊपर भी है। ऐसे स्थिति में राहु जो है वो शुभ प्रभाव करेगा, भाग्य में बैठा है, और उसका राशि स्वामी गुरु जैसा ग्रह के उच्च का होने से और उसको दृष्ट करने की वजह से काफ़ी ऊंचाइयां जीवन में देने में सक्षम होगा। इसी तरीके से नीच का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। नीच के चंद्रमा के अंदर भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो शनि के नक्षत्र के साथ बैठा हुआ है, और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? छठे भाव में, जो कि सर्विस का भाव है। मन अपने किसी एक काम में एकाग्रता के साथ लग सकता था, इसीलिए उनको जीवन में एक राइज़ प्राप्त हुआ। ठीक है? तो जब कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशंस को रीड कर रहे हैं, तो एकदम से ब्लाइंडली परेशान मत हो जाइए। हो सकता है कि राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है और उसका स्वामी अच्छी स्थिति में बैठा है। अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, तो फिर डिस्पोज़िटर्स की जो थ्योरी है, उसके हिसाब से कहीं न कहीं ग्रह जो है, वो फिर शुभ फल करने की तरफ बढ़ निकलेगा। हमेशा ये कहना कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन यहाँ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कई बार गलत साबित होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी कोई ऐसी चीज़ें हों, तो दूसरे चार्ट्स को भी देखा जा सकता है, जहाँ पे कि सफलताएँ हासिल हुई हैं। सिर्फ़ इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जिस भी ग्रह को आप कहीं देख रहे हो, उसका राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी की स्थितियाँ किस तरह से बनी हुई हैं। अगर उनकी स्थितियाँ अच्छी हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा एक तरीके से ये समझ सकते हैं, इस कुंडली में शनि और राहु के बीच में एक संबंध स्थापित है, उसको समझ लीजिए कैसे। शनि गुरु की राशि में बैठे हैं और राहु भी गुरु की राशि में ही बैठे हैं। दोनों के राशि स्वामी एक ही ग्रह हैं। ऐसे स्थिति में शनि और राहु के बीच का भी कोई ना कोई संबंध कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एक राशि डिस्पोजिटर है, वो सेम है। ठीक है? ऐसे स्थिति में ये कॉम्बिनेशन के साथ जब हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शनि राहु के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो राइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो वो बहुत ही खराब है। वो खराब चीज़ हो सकता है किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल हो सकती हो और राइज़ करा जा सकती हो। राहु बेसिकली जब भी इन्वॉल्व होते हैं, तो राजनीति, विदेश और बियॉन्ड द लिमिट्स जाके चीज़ों को करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर नेचुरली डेवलप होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि त्रिकोण जो होते हैं कुंडली के, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसमें ग्रह जब भी बैठा है, तो बहुत ही कहना चाहिए कि या तो शुभ कर्मों के दम पे बैठते हैं, या फिर अशुभ कर्मों के दम पे बैठ जाते हैं। 2 में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। अगर शुभ कर्मों के दम पे बैठ गए, तो बहुत ही बड़ी ऊँचाइयाँ देते हुए आपको मिल जाएँगे। अगर कुछ गलत उसमें बैठ गए, तो कई बार भाग्य भाव में ग्रह बैठे हैं, उच्च के ग्रह भी बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन जीवन के अंदर बेफिजूल की परेशानियाँ भी मिल जाएँगी। इसीलिए खासकर नवम भाव के अंदर जब कोई ग्रह बैठता है, तो मैं कभी ये नहीं बोलता किसी को कि वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, क्योंकि जितना मेरे पास अभी तक अनुभव है, भाग्य भाव में जब कोई ग्रह बैठा, तो ऐसे स्थिति में
भाग्य में स्पेसिफिकली कुछ लिख दिया, कोरे कागज पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, आप थोड़ा-सा फ्री रहते हो, लेकिन जब भाग्य भाव उस पे नवम भाव पे कोई ग्रह बैठ जाता है और उस पे एक स्याही लगा दी जाती है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है। इसीलिए कुछ कुंडलियों के अंदर हमें भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रहों से फल अच्छे देखने को मिले। कुछ जगहों पे चुनौतियाँ बढ़ गईं। जहाँ पे आप देख रहे हो राहु बैठा है लेकिन फिर भी अच्छे फल हैं। कारण राहु उस राशि के स्वामी के प्रभाव में आकर या तो जिससे दृष्ट है उसके प्रभाव में आकर काम करेगा। लेकिन मान लीजिए राहु की जगह कोई दूसरा ग्रह भाग्य भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वो ग्रह अगर उस भाव को शुभ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो जीवन में भाग्य में उन्नति होगी। लेकिन वो वहाँ पे शत्रु हो गया। ऐसे स्थिति में भाग्य में रुकावटें आना, परेशानियाँ आना, दिक्कतें और चुनौतियाँ भी बढ़ सकती हैं। इसलिए 9th हाउस, 5th हाउस ये जो 2 पूर्व पुण्य पुण्य वाले भावों में से जोड़ के देखे जाते हैं, यहाँ पे जब भी ग्रह बैठे हों, तो उसके एनालिसिस को थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से करना चाहिए। चंद्रमा पंचम में बैठ गया, तो हम क्या अच्छा और क्या बुरा बोलेंगे? हम ये कह सकते हैं प्रेम के मामले में, संतान के मामले में व्यक्ति को इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं या उसकी तरफ व्यक्ति ना भी बढ़े। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शनि एकांतवासी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है और दूसरी बात है कि वो ऐसी राशि में बैठा है जहाँ पे वो नीच हो जाता है। तो उस चीज़ से कोई नेगेटिविटी नहीं आ गई, बल्कि उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया कि अपने काम में इतना व्यस्त हो गए कि जीवन में उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ा और सक्सेस हासिल हो गई। इसीलिए कोई ग्रह कहीं बैठा है तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या वो चीज़ सूट करती है। अगर हाँ, तो कई बार वही ग्रह व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक लेके चले जाते हैं और कुछ लोगों की डिज़ायर्स अलग लेवल पे होती हैं तो फिर वो दुखी भी होने लग सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी चार्ट्स के अंदर 5th हाउस 9th हाउस पे खासकर अगर चीज़ें देखी जाएँ तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड हो जाता है कि वो जिस नेचर को बिलॉन्ग करेंगे उस हिसाब से। कुछ लोगों के लिए चुनौतियाँ फ़ायदेमंद साबित होती हैं और कुछ लोगों के लिए वो परेशानियाँ साबित होती हैं। आपका अपना एक नज़रिया मायने रखता है। चार्ट्स के अंदर ग्रह जब भी किसी भाव में बैठेगा, उस भाव को, उस भाव के स्वामी को और कुछ हद तक उसके कारक को प्रभावित ज़रूर करेगा। जैसे यहाँ पे राहु बैठा तो अचानक के तत्व बढ़ जाएँगे। राहु कारक होता है विदेश का या राजनीति का, तो वो भी भाग्य से किसी न किसी रूप में जुड़ती हुई सी नज़र आती है। और इस तरीके से अगर आपकी कुंडलियों में भी ग्रह ऐसे कहीं बैठे हैं, तो एकदम से डिसीज़न मेकिंग मत कर लीजिए। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या भाग्य भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, नीच तो नहीं हो रहा, शत्रु क्षेत्री होकर परेशान तो नहीं हो रहा, शुभ ग्रह से संबंधित हो रहा है या नहीं, उन सारी चीज़ों को देखकर फिर कोई फैसला करिए। सिर्फ इसलिए कि एक ग्रह बैठ गया है तो बस ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। कुंडली सिर्फ एक ग्रह से नहीं, सभी ग्रहों से मिलके चल रही होती है। एक प्रश्न और है जिसमें कि बीटीआर को लेके चर्चा हुई थी, तो वहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए कोशिश ये करें कि जो इवेंट्स हैं लाइफ के अंदर, उनको थोड़ा क्लोज़ पॉइंट तक मैच करके देख सकें। वो ज़्यादा बेहतर तरीका मुझे लगा बीटीआर को लेकर, बजाए कि हम बीटीआर में दूसरी कोई तकनीक कैलकुलेशन पॉइंट्स पे लगाएँ, ठीक है? तो उस चीज़ को वहाँ पे करके देख लीजिएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि अपनी डिटेल्स के साथ इवेंट्स नहीं शेयर करना चाहते, तो वो 1-2 ऐसे लोगों को तो दूर से ही नमस्ते है। बट बाकी जहाँ तक भी बात बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस की है, तो कम से कम 2 या 3 इवेंट्स अगर आस-पास मैच होती हैं, तो उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है चार्ट्स के अंदर बड़े लेवल पे नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत जब क्लोज़ प्रेडिक्शंस का क्वेश्चन उठता है कि इसी दिन हाँ और ना के जवाब होते हैं, वो चुनौतियाँ अलग होती हैं। उसके लिए फिर आपको एक ही दशा पे नहीं, एक से ज़्यादा दशा सिस्टम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्योंकि जब ऐसा कोई डिसीज़न देना पड़े कि हाँ, इस तारीख को यही इवेंट हो रही है, नहीं हो रही, तो वहाँ पे विंशोत्तरी से हट के दूसरी दशाओं को भी लेके एक तरफ आना पड़ता है कि ज़्यादातर सिचुएशन किस तरफ इशारा करना चाहती है। इसलिए बीटीआर में मेरे हिसाब से तो आप जो पहली, दूसरी, तीसरी लेवल है, तो 3rd एंड 4th लेवल तक भी अगर इवेंट्स को कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप बीटीआर के तकरीबन-तकरीबन क्लोज़ हो रहे हैं। कभी-कभी नवांश और लगन के बीच में चीज़ों को कनेक्ट करके मैच कर लेंगे, उससे भी आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस जो है, वो हासिल हो जाएगा। धन्यवाद।